Okay, so ladies and gentlemen, welcome back. So we are starting today the application layer. And why? Because we know that we in this course of ITN, we want to make clear all the concept related to the TCP/IP suite. And in the TCP/IP suite, it starts with the physical layer, which is layer number 1, then the data link layer, which is layer number 2. And in this data link layer, then we talked about the two layers, which is the LLC and the MAC sublayer. And then we talked about the network layer in detail. And then we talked about the transport layer in detail. Ladies and gentlemen, after the transport layer, the normal way is that we should start the application layer, which is the last layer in the model. That's the reason we are starting the application. Moreover, ladies and gentlemen, अगर हम इसको अब इस पॉइंट पे हम आप पहुंच गए हैं कि हम चीजों को देख सकें, तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं। एक तो ये हम देखना चाहते हैं कि अगर हम आपको ये डायग्राम दिखाएं तो आपको नजर आ रहा है कि देयर इज वन सर्वर which is has been named as a multi-server, and there are multiple clients, and all the clients are from different applications. यानी एक ही एप्लीकेशन के सारे नहीं। तो आपको नजर आ रहा है कि कहीं पे वेब का क्लाइंट है, कहीं पे एफटीपी का यानी कि अपलोडिंग डाउनलोडिंग एफटीपी का क्लाइंट है, कहीं पे डीएनएस का क्लाइंट है यानी दौरा कर रहा होगा, कहीं पे ईमेल का क्लाइंट है। तो these four clients may request the multi server simultaneously. तो अगर आप मेरी इस बात से, और यहां से हम देख भी सकते हैं अगर इसको ओपन करने की इजाजत हो तो, जी, तो अगर हम इसके सर्वर है एंड वी वांट टू सी दी सर्विसेज, where we can find this IP configuration terminal command, मल्टी सर्विस नाम रखा गया, अच्छे से वो हटा दिया गया हुआ है, तो हमें ये दिखा नहीं सक रहा, लेकिन ये इस पे ये तमाम के तमाम सर्वर इंस्टॉल्ड है। यानी मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे HTTP क्लाइंट है तो यहाँ पे वेब सर्वर है, यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है। आप एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इंजन एक्स या IIS या अपाचे, तो कोई किसी एक सर्वर की इंस्टेंस इस पे मौजूद है। इसी तरह अगर हम कहें एफटीपी क्लाइंट है तो यहाँ पे एफटीपी सर्वर है। इसी तरह अगर यहाँ डीएनएस क्लाइंट है तो यहाँ डीएनएस सर्वर है। इसी तरह यहाँ पे अगर ईमेल क्लाइंट है तो यहाँ पे ईमेल सर्वर। जी जी, क्लियर, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये सारे इसको रिक्वेस्ट करें तो कैसे मुमकिन है कि एक मशीन उनको जवाब दे। तो हम आराम से ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ट्रांसपोर्ट लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन लेयर है। तो जब HTTP क्लाइंट आता है तो वो इस, अगर ये ट्रांसपोर्ट लेयर है और ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का हर एक को अगर मैं डिफरेंट यहाँ पे एक ओपनिंग बना दूं, ये येलो हो गई, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया और ये ग्रीन हो गया, या ग्रीन की बजाय ब्राउन ले लेते हैं, ब्राउन में भी थोड़ा सा लाइट रेड ले लेते हैं। तो दीज आर बेसिकली द पोर्ट्स, दीज आर बेसिकली दी पोर्ट्स। तो जब वेब क्लाइंट इसको करता है तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 इसके लिए मौजूद है। इसी तरह जब FTP करता है तो यहाँ पे उसके लिए पोर्ट नंबर 21 मौजूद है। इसी तरह जब यहाँ पे DNS करता है तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 53 मौजूद है, और जब ईमेल करता है तो पोर्ट नंबर 25 मौजूद। तो यू मल्टीपल एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट एक ही सर्वर, यहाँ पे इसके लिए अपाची सुन रहा है, अपाची की एप्लीकेशन, या HTTP सर्वर सुन रहा है, यहाँ इसके लिए 21 पे FTP सुन रहा है, यहाँ पे इसके 53 के लिए DNS प्रोटोकॉल सुन रहा है,
यहाँ पे ईमेल SMTP सुन रहा है, और फिर हर एक की एप्लीकेशन, जैसे अपाचे यहाँ पे है, यहाँ पे FTP है, यहाँ पे DNS है, यहाँ पे ईमेल का सर्वर एप्लीकेशन है। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल, अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाई द डिफरेंट एप्लीकेशंस आर नॉट मिक्सिंग विद वन अनदर, बिकॉज ऑफ दीज पोर्ट्स। अगर हम इसको थोड़ा सा यहां भी देखते हैं, और फिर ये तो सिमुलेशन में होगा, प्रैक्टिकली भी देखें, तो वी विल बी बेटर इन पोजीशन कि हम इन चीजों को समझ सकें। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस सर्वर को ओपन कर लूं और इसके चला जाऊं कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इन चारों को यानी कि ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको पिंग क्या करूंगा? पिंग पिंग 192.168.1.255। ये 254 जो है इस सर्वर का एड्रेस है, तो 255 कर दूं तो इन सारों का यही है, इनमें सारे कवर हो जाएंगे। तो अब अगर मैं और साथ एक और काम भी कर देता हूं कि ताकि मल्टीपल मैसेजेस ना जाएं, फॉर एग्जांपल मैं यहां कर देता हूं -N1, -N1। मेहरान, इसका क्या मतलब है? एक पैकेट जाए। ऐसे बाय डिफॉल्ट जब हम पिंग करते हैं तो विंडो 4 पैकेट ले जाती है, इसी तरह iOS 5 पैकेट ले जाता है, और लिनक्स जितना भी चलता जा रहा है, चलता जब तक आप रोकेंगे नहीं। तो हर एक को मुझे 4 4 पैकेट भेजता तो 16 पैकेट जाते, तो मैंने इसके बचने के लिए एक पैकेट कर दिया। देखें 4 पैकेट हर एक को, एक .2 को चला गया, एक .3 को चला गया, एक .1 को चला गया, एक .4 को चला गया, और मुझे एक पैकेट भेजने से 4 रिस्पॉन्सेज आ गए, और मुझे पता चल रहा है कि जी कंप्लीट है, मतलब कनेक्टिविटी इज देयर। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां पे जाऊं, लेडीज एंड जेंटलमैन, FTP क्लाइंट पे, और इसके में FTP क्लाइंट है तो कौन सी एप्लीकेशन चाहिए इसको? वेब वेब ब्राउजर। तो ये मैंने जी वेब ब्राउजर लिख दिया, ये मैंने वेब ब्राउजर क्लिक किया, और कुछ देर में रिस्पॉन्ड कर जाएगा, उम्मीद तो यही है। इसको हम कर देते हैं क्लोज, और यहां से वेब ब्राउजर लेते हैं। सॉरी, इधर से नहीं लेना, इधर से। इसको कर देते हैं बंद। क्लाइंट की साइड से ब्राउजर लेना है, उसने रिक्वेस्ट भेजनी है। वो दो लेकर आना। पहले उधर नहीं लेता हूँ, पहले इधर इधर पहुंचा दो फिर लेता हूँ। जी, तो ये आपके सामने ओपन हो गया, और इसको हम बंद कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको नजर आए।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक दफा फिर डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो हम सर्वर पे जाते हैं, मल्टी सर्वर पे, और मल्टी सर्वर पे जाके हम कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको पिंग करते हैं ताकि आपको नजर आए कि कनेक्टिविटी मौजूद है। और ब्रॉडकास्ट मैसेज कर रहे हैं तो 168.1.255, तो हमें जवाब मिला कि 5 के 5 मैसेजेस पहुंच गए। ठीक है जी, 4 के 4, ओ सॉरी, अब गलती से 16 आएंगे। तो चले, कोई बात नहीं, अब जो होना तो सो हो गया। चाहे तो कंट्रोल सी कर सकते हैं, कनेक्टिविटी है। जी, तो ये आपने देखा कि आपने 4 पैकेट भेजे, 16 का रिस्पॉन्स आपको आ गया, तो दैट नॉट बैड इवन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हम कर देते हैं क्लोज, और हम HTTP क्लाइंट ओपन करते हैं, और यहां से हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया। अब बताएं कि सर्वर साहब का IP क्या है, 192, या मल्टी सर्वर PT.PTU। अगर यहाँ कोई DNS है, हम DNS का फायदा नहीं लेते, हम इसका एड्रेस ही दे देते हैं 192.168.1.250, और हम इंटर कर देते हैं। तो देखें जनाब, ये जवाब आ जाता। लेकिन हम इसको, ये तो पूरा का पूरा सवाल जवाब सब कुछ हो गया, सिस्को मल्टी सर्वर सिमुलेशन, वन मशीन टू सर्व देम ऑल, हमें नजर आ गया। लेकिन हम चाहते क्या है कि एक एक करके नजर आए, रुक के नजर आए। तो आपको पता है इसके लिए सिमुलेशन मोड में जाना होता है, तो हम सिमुलेशन मोड में चले गए, और सिमुलेशन मोड में इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा ये कर दिया ताकि सब कुछ नजर आए। अब यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है ना। तो चले, रहने दें, हमने एक एक को इस्तेमाल करना है। तो हम जा रहे हैं जी HTTP के पास, और HTTP ने कहा कि वेब ब्राउजर के पास जाओ। ये ब्राउजर पे आ गए, और इसको कहते हैं कि जी 192.168.1.254। और देखें जी, आपको पता चला कि आपने तो भेजा, मजे की बात, आपने तो भेजा एक रिक्वेस्ट फॉर दी HTTP सर्वर। तो कौन सा पैकेट जनरेट होना चाहिए था, HTTP। लेकिन हुआ पैकेट तो TCP का, हुआ पैकेट तो TCP का। क्यों ऐसा हो रहा है, HTTP का पैकेट क्यों हो, TCP क्यों हुआ। पहले कनेक्शन बनाएगा। हमने पढ़ा है अपने लास्ट लेक्चर में कि जनाब जब भी TCP आएगा तो पहले वो 3 पे हैंडशेक करके कनेक्शन बनाएगा, उसके बाद जाके आगे बात बनेगी। ऐसा ही है ना। तो आप, मैं एक एक को मल्टीप्लेक्सिंग सिखाना आसान है, वो दोबारा भी कर दूंगा। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि आपको ये दिखाना कि जनाब आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट HTTP क्लाइंट पे, HTTP क्लाइंट ये इस पे एक, और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि एक ग्रीन पैकेट बन गया है। लेकिन ग्रीन पैकेट गया नहीं है, ग्रीन पैकेट अपनी जगह पे खड़ा है। वो कहता है पहले हैंडशेक तो करो। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, HTTP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यानी TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हैंडशेक किया जाए। फिर हम इसी को आगे लेके थोड़ा चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और हम एक आगे करते हैं। तो देखिए, आपका पैकेट TCP का पैकेट, HTTP का पैकेट नहीं, TCP का पैकेट नहीं, आपका, सॉरी, HTTP का पैकेट नहीं, TCP का पैकेट यहां पे आपको नजर आ रहा है, स्विच पे आ गया। स्विच ने लाजमी तौर पे इसको देना है सर्वर को, तो अभी भी TCP। एंड देन अगर हम देखें तो इसने TCP ने जवाब दिया, और जवाब से अब जाके कहीं आपका HTTP का पैकेट बना। अब अब्दुल मुईज कह रहा है कि जी इसके अंदर तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हमने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, आप सिंपल ये करेंगे, इस प्रोटोकॉल को क्लिक कर दें। अभी आपका देखो, आपका
ये पैकेट कंप्लीट हुआ है, हैंडशेक कंप्लीट हुआ, अब आपका ब्लू पैकेट जो कि एचटीटीपी की रिक्वेस्ट का पैकेट है वो भी हम देखेंगे, वो अब तैयार हुआ है जाने के लिए मल्टी सर्वर के पास। तो इसलिए हम वहां पे इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें रिलायबिलिटी के साथ साथ डेटा ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे अगर 10 बाइट भेजनी है और हमने भी 4 मैसेजेस इसके लिए गुजार दिए, ये तो फिर अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा। इन बेस के ऊपर यू हैव टू टेक डिसीजन वेदर यू वांट टू यूज द टीसीपी और यूडीपी। बात समझ आ रही है? तो इनको खोल के देखते हैं जी कि इसमें है क्या। पहले पैकेट को हमने क्लिक किया तो देखें जनाब, आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी 7 लेयर्स, और यहां से ये पैकेट निकलेगा, एचटीटीपी क्लाइंट से ये पैकेट निकलेगा। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल देखना चाहें तो आपको नजर आ रहा है कि एप्लीकेशन लेयर ने दिया टीसीपी को, टीसीपी ने दिया आईपी को। अब आपको नजर आ रहा है कि आईपी में सोर्स है 1.1, यानी इस क्लाइंट का आईपी 1.1 है, और इसका तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है 254 है। फिर सोर्स का मैक जो है वो 0060 है, और डेस्टिनेशन का जो है वो 000196 A9 ब्ला ब्ला है। लेकिन ये फिर भी इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो हम इसको इस आउटबाउंड से जो चीज निकलेगी हम उसको क्लिक कर देते हैं। तो ये भी क्लिक किया, देखें तो ज्यादा डिटेल्स नजर आ गई। अब अगर आप यहां देखें तो सबसे पहले वी स्टार्टेड विद लेयर 2, ताकि अब आप पूरे कोर्स की एक रिहर्स कर रहे हैं। तो वी स्टार्टेड विद लेयर 2। तो लेयर 2 पे क्या बताया जा रहा है, वो प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद यानी यहां से आपका 8 बाइट यहां कंप्लीट हुए, विच इंक्लूड योर प्रियम्बल, जो कि 10101010 है, जिसका काम ये है कि ये बताना है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो सिंक में आ जाए। और उसके बाद आपने बताया कि जी डेस्टिनेशन जो है वो 0001 है। डेस्टिनेशन कौन है, ये सर्वर, मल्टी सर्वर। चेक कर लें इसका मैक एड्रेस घर जाके, वो 00015956A9A01D है, 4081D है। इस तरह सोर्स क्या है, सोर्स कहता है मैं हूं 0006। टाइप क्या है, फिर डेटा क्या है, और एफसीएस क्या है। फिर क्या कहता है, IPv4 का हेडर क्या है, वर्जन में 4, लेंथ में 5, फिर डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, फिर उसके बाद टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ जो है वो 44 बाइट्स है। इसका मतलब है कि ये 20 बाइट है, तो इसका मतलब है कि बाकी 24 बाइट जो है वो पेलोड के आए हैं। फिर ये कहता है कि जनाब आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, सारी चीजों को देखेंगे, फ्रेम एक्स ऑफसेट, फिर उसके बाद टीटीएल, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल। फिर प्रोटोकॉल में आप लाजिक तौर पे यहाँ पे देखो कि टीसीपी होगा, फिर टीसीपी चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आपका पसंदीदा चीज है वो दिखाना कि देखो टीसीपी हुआ, टीसीपी हुआ। टीसीपी क्या बता रहा है, कहता है मेरी पोर्ट, ऑल्दो ये पोर्ट नहीं होनी चाहिए लेकिन सिमुलेशन है, ये 1024 रजिस्टर्ड पोर्ट है, तो इसको क्लाइंट को रजिस्टर्ड नहीं टेम्पररी पोर्ट मिलेगी, और वो 49,151 से ज्यादा होगी। लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट इसने सही बताई है, पोर्ट नंबर 80, इस सर्वर के एंड पे पोर्ट नंबर 80। फिर सीक्वेंस नंबर 0, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0। लेकिन अगर मुझे ये मालूम करना हो कि ये पैकेट है किस चीज का, तो मुझे मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और वो तो मेरे ख्याल से अब्दुल मोइजी बता सकता है कि ये टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट किस चीज का है। इसलिए अब्दुल मोइज से पूछना पड़ता है कि इसका दोस्त मेहरान जो है, मेहरान नाम है ना, वो बिल्कुल ही क्लासों से भाग गया। क्या कहता है, समझ नहीं आती, या उसकी कुछ और मसरूफियात हो गई हैं, और मसरूफियात हो गई हैं। चले, मर्जी है उसकी जी, लेकिन हम उसको पिंग करते रहेंगे कि
दिस इज द राइट टाइम टू लर्न, बाद में फिर पछताओगे। एरिया भी आपने लिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी, जो कि नेटवर्किंग के बगैर हो ही नहीं सकता। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही मिस्ड। एनी हाउ, तो कैसे पता चले जेंटलमैन कि ये ये सेगमेंट है किस काम का? किसमें? तो इससे फ्लैग से और फ्लैग में एक बिट देखो ये सेट है, यहाँ पे अगर मैंने रखा है तो क्लियरली फ्लैग आपको नजर आ रहा है। तो फ्लैग में 6 बिट्स होते हैं, तो सेकंड लास्ट बिट इसका 1 है, विच इज रिप्रेजेंटिंग हियर द सिंक फ्लैग, विच इज रिप्रेजेंटिंग दी सिंक फ्लैग। इसका मतलब है कि ये सिंक भेजा HTTP क्लाइंट ने HTTP सर्वर को, जो मल्टी सर्वर का नाम है यहाँ पे, कि जी मैं आपसे बात करना चाहता। ठीक है, और विंडो साइज, फुल विंडो साइज दे दिया कि जी मैं इस तक आपसे बात कर सकता हूं। चेकसम दिया, अर्जेंट, क्योंकि यहाँ पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर का फ्लैग सेट नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, देखो 000 है, कुछ भी नहीं है। एंड देन कोई ऑप्शंस नहीं है, और उसके बाद आपका डेटा है, पेलोड है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जी 1 बिट इज सेट। क्लियर? अब अगर हम अगले को यूं करके देखना चाहें, जो कि पैकेट आपका कहां गया है, क्लाइंट से स्विच पे, देखें लिखे हुए है क्लाइंट से स्विच पे। अब स्विच पे कितनी लेयर्स हैं? सिर्फ 2। आदो के हम कहते हैं सिर्फ लेयर 2 होगी, नहीं लेयर 2 क्यों होगी, लेयर 1 भी होगी, देखो लेयर 2 भी है, लेयर 1 भी है। और अगर आप यहां देखें तो स्विच पे पैकेट इंटर भी हुआ, स्विच पे पैकेट, सॉरी, जी, तो स्विच पे पैकेट इंटर भी हुआ, इनबाउंड, और स्विच से पैकेट निकलेगा भी तो आउटबाउंड। तो आप देख सकते हैं कि इनबाउंड पे क्या आया और आउटबाउंड पे क्या है। तो आउटबाउंड पे ये पैकेट निकलेगा, जिसमें वही लिखा हुआ है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। वही लिखा हुआ है कि सोर्स पोर्ट वही है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है। वही लिखा हुआ है कि फ्लैग में सेकंड बिट जो है वो, सेकंड लास्ट बिट जो है वो फ्लैग है, यानी सेट है, यानी कि सिंक फ्लैग है। तो लाजमी तौर पे ये पैकेट इससे इसके पास जाएगा, ये इसके पास गया। ये देख लें जी, यहां से आपको नजर भी आता है कि इस वक्त एट किस जगह ये पहुंच गया पैकेट, मल्टी सर्वर के पास। मल्टी सर्वर के पास पहुंचने के बाद किसने भेजा था? सोर्स HTTP क्लाइंट ने भेजा था, और डेस्टिनेशन इसकी क्या है? 1.254, जो कि मल्टी सर्वर ही है। तो आप इनको भी खोल के थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। अब लाजमी तौर पे इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, जवाब आएगा। सिंक का जवाब क्या होता है? सिंक एक्ट। क्या होता है? सिंक एक्ट। वेरी नाइस। तो चेक करते हैं जी। तो नेक्स्ट ये है, अब सर्वर साहब ने दिया, ये सर्वर साहब का आ गया। तो अगर हम देखें कि इसके आउटबाउंड से सर्वर के HTTP क्लाइंट उसका सोर्स था, और इस वक्त हम स्विच पे हैं, और डेस्टिनेशन इसकी 254 है, चेक करते हैं जी। तो आप यहां से देखेंगे कि देखें बदल गया, सोर्स अब 254, और इनबाउंड पे इसको क्या मिला? ओके, तो यहां पे देखें, सोर्स हो गया 80, सोर्स IP भी हो गया 250, और डेस्टिनेशन क्या हो गया 1.1। शिफ्ट, सोर्स पोर्ट हो गई है 80, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गई है 1027, जो कि पहले सोर्स की थी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2 फ्लैग जो है सेट हो गए हैं, एक सिंक का और एक एग का। तो सिंक एग वापस आ रहा है, और फिर इसका जवाब क्या जाएगा?
एक्स जाएगा तो कनेक्शन बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। और जब कनेक्शन बन गया तो फिर एफटीपी का आपका ये डेटा, जितना भी डेटा है, जाता रहेगा। तो समझ आ रही मेरी बात? तो अगर अब मैं इसको आगे दौड़ाऊं, ये देखिए आपका एफटीपी क्लाइंट से निकला, फिर उसके बाद ये स्विच पे आया, स्विच से मल्टी सर्वर पे पहुंचा, मल्टी सर्वर ने वापस एचटीटीपी दिया। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट द ब्लू पैकेट इज बैक एंड द ब्लू पैकेट इज हियर। तो यहाँ इससे आपको ये पता चलता है कि द कंप्लीट कम्युनिकेशन में टीसीपी, देखो अब यहाँ पे टिक आ गया, इसका मतलब कि जो इसने रिक्वेस्ट की थी एचटीटीपी की, उसकी रिस्पांस इसके पास आ गया। तो फाइनली द थिंग हैज रीच टू हियर, इसको जवाब मिल गया, डेस्टिनेशन अब ये है, और ये इसमें इंटर हो रहा है। तो सिर्फ इसके लिए इसमें इनबाउंड होगा, आउटबाउंड नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद इसने वापस नहीं भेजना। तो यू कैन इवन सी द डिटेल्स कि जनाब आपका अब डेस्टिनेशन जो 254 था, जवाब 2 1.1 को मिला। सीक्वेंस ये भी ख्याल कीजिएगा, ये मैंने आपको नहीं क्लियर किया, लेकिन देखिएगा कि अगर सीक्वेंस नंबर ये है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 था, 103 है। इसका मतलब है कि 102 पैकेट इसके अंदर है, तो इसलिए इसने एक्नॉलेजमेंट 103 भेजी है। कुछ बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और देखें इसमें एचटीटीपी का कंटेंट मौजूद है। जो रिस्पांस एचटीटीपी का, यहां से आप देखेंगे तो एचटीटीपी की रिस्पांस नहीं होगा, रिक्वेस्ट होगा। क्या होगा? रिक्वेस्ट। अगर इसको हम देखें तो यहां पे एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होगी, चेक कर लेते हैं, ये देख लें, इसमें एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है। तो भेज, इस क्लाइंट ने एचटीटीपी रिक्वेस्ट की और सर्वर ने एचटीटीपी रिस्पांस दिया। तो बड़े आराम से हम इन चीजों को देखकर, मैंने एक चलाया, आप इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप क्या करें, इसको बंद करें और डीएनएस करें, ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए। क्योंकि डीएनएस इस्तेमाल करता है कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल? यूडीपी। मतलब इन दोनों को करूंगा तो दे आर यूजिंग टीसीपी, सेम आएगा, लेकिन यहां पे डिफरेंस आना चाहिए। तो इसके लिए हम डीएनएस क्लाइंट पे जाते हैं, और डीएनएस के लिए जी बिल्कुल हम जाते हैं एनएस कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहां पे लिखते हैं एनएस लुकअप, एनएस लुकअप, लुकअप। डीएनएस के पास जा रहे हैं ना, तो डीएनएस का उसका एड्रेस क्या है? 192.168.1.254। देखिए जी, डीएनएस का पैकेट पैदा हो गया है, हो गया ना, ऑरेंज डार्क ब्राउन कलर का। और यहां भी आपको नजर आ रहा है कि डीएनएस का पैदा हो गया है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो यहां से भी पढ़ सकते हैं कि पहले को, लेकिन अगर आप इसको लेकर चलना चाहते हैं तो यहां दोहरा होगा ना, सॉरी, वो डीएससीबी में होता है। यहां पे डीएनएस की क्वेरी जाएगी। तो ये देखें, ये डीएनएस ने भेज दिया स्विच पे, स्विच से मल्टी सर्वर पे। लेकिन अगर हम इस डीएनएस को जरा देखना चाहें कि जी ये किया क्या है, तो देखो यूडीपी, टीसीपी नहीं है ना, सोर्स की पोर्ट है 1025, जो कि गलत है, लेकिन डेस्टिनेशन की ठीक है, सर्वर की पोर्ट 53 होती है। यहां देखो मैंने 53 लिखा है ब्लू के साथ, 53 नंबर पोर्ट। सोर्स इज 1.3, destination is 1.254, and further details if you want to look, click the outbound, it will show you कि जनाब वर्जन 4 है, टोटल लेंथ 20 बाइट्स है आईपी का, टीटीएल की वैल्यू 57 है, सॉरी टोटल लेंथ, टीटीएल नहीं, टोटल लेंथ 57 है। तो 20 इसके हैं, तो 20 निकाल लो, तो 37 is the payload, and it is showing that source is 1.3 and destination is 1.254. लेकिन I am interested in the this part, UDP. No 20 bytes, only 8 bytes.
इसलिए मेहरान कहता है कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है नॉर्मली उसमें पढ़ाया जाता है, यहां दिखाया जाता है। तो दिखाने में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सोर्स पोर्ट 1025 है, डेस्टिनेशन 53 है, लेंथ जो है वो इतना है, और चेकसम नहीं किया। एंड दिस इज दी डीएनएस हेडर। डीएनएस भी तो एक प्रोटोकॉल है ना, उसका हेडर नहीं होगा, इसका मतलब वो मांग रहा है कुछ, और जवाब में इसको क्या मिलेगा, यूआर इसका डिटेल मिल जाएगी, इसके डीएनएस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जेंटलमैन अगर आप ये करते जाएं, इसको बंद कर देते हैं और इसको आप जाने दें, ये पहुंच गया सर्वर के पास, सर्वर ने वापस दिया और इसने वापस दे दिया क्लाइंट, और क्लाइंट ने अगर टिक कर दिया, ये क्लाइंट ने टिक कर दिया है, और हम इसका जो ये था, देखिए यहाँ पे आ गया, जवाब आ गया कि सर्वर जो है ये है, एड्रेस ये है, अननोन, कैनॉट फाइंड दिस, नॉन एग्जिस्टेंट डोमेन वगैरह, जवाब आ गया। तो इस जवाब को यहां देखने की बजाय यहां देखो, तो दिस इज योर फाइनल, आप सारे देखो, मैं फाइनल देख रहा हूं। तो देखें फाइनल में क्लाइंट के पास क्या आया, इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर देते हैं। देखें जनाब, आपको आ रहा है कि अब जवाब दिया 254 ने, किसको, 1.3 को, यही होना चाहिए था। फिर हमारा प्यारा जो वो ये है, वहां से उसने अपनी पोर्ट नंबर 53 इस्तेमाल की, और हमारी पोर्ट नंबर 1025 पे क्योंकि हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, हमें वापस आ गया। और हमें क्वेरी का, डीएनएस की क्वेरी, कि हमने कहा कि जनाब इस नेम को रिजॉल्व करो, ये तो ऑलरेडी नेम है, सॉरी आईपी है, तो इसलिए, वरना यहाँ पे लिखा होता www.something, क्या अगर ये नाम इसके पास है तो ट्राई कर लो कि वहां पे दो एनएस लुकअप, और फिर एड्रेस ना दो, दो मल्टी सर्वर डॉट पी टी डॉट पी डी यू, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये चीज आ रही है। कुछ बात मेरी समझ आ रही है? ये पे स्टार्ट करते थे। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, यही काम करने की बजाय मैं आपके लिए ये काम करना चाहता हूं बाय यूजिंग वायर शॉक। वायर शॉक क्यों वायर शॉक से करना चाहता हूं? आप कहेंगे ये तो सिमुलेशन थी जी, रियल तो नहीं है। मेहरान फिर भी गिला करेगा और वजिस्तान में जाके लोगों को बताएगा कि जी सिमुलेशन से काम चला देते हैं, रियल में तो कुछ भी नहीं होता। तो हमने रियल को भी पकड़ लिया कि जी जी इस पे भी कर लेते हैं। और कौन सी इंटरफेस पे कर रहे हैं इस वक्त हम? वाईफाई पे। तो हम वाईफाई की इंटरफेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि जिस साइट पे हम जाना चाहते हैं, जिस साइट पे हम जाना चाहते हैं वो साइट है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी मर्जी की, कोई मेरा उसमें नहीं है, मैं सिर्फ चेक करता हूं कि इसका आईपी क्या है, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन www.netacad.com, ठीक है, पेन है, मुझे लिख के अपने पास रख लो, फिर आप मुझे बोलेंगे। तो ये जी इसका आईपी है 108.139.60.57, लिख लिया, ये आईपी है नेटकैट का। तो मैं अब ये करता हूं कि मैं अपनी वायर शॉक को स्टार्ट कर देता हूं। ये देखें वायर शॉक, इसको मैंने स्टार्ट किया तो पैकेट इसने पकड़ना शुरू कर दिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो इसके इन पैकेट्स में नहीं है। मेरा एड्रेस है www.netacad.com। बताता हूँ, अभी मैं जूम के साथ भी तो बातें कर रहा हूँ ना, व्हाट्सएप से भी कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ से मैं बातें कर रहा हूँ। तो मैंने इसको यही दिया कि ताकि कुछ पैकेट चले जाएं, मैंने इसको कोई ईमेल भी दे दिया, तो चले मैंने कुछ कम्युनिकेशन कर ली। तो मैं जाता हूं जी वापस और इसको कर देता हूं स्टॉप। अब मैं सिर्फ वो पैकेट, क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा कि जी इसमें तो बला के पैकेट, अभी हमने इतनी देर लगाई और 15,655 पैकेट कैप्चर हो गए, 15,000।
तो हमें फील नहीं होता कि हम कितनी तबाही कर रहे होते हैं नेटवर्क की। लेकिन आपने देखा। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे देता हूं इसको, सिर्फ वो पैकेट देखना चाहता हूं जो कि मेरे नेटकैट के साथ है। क्यों मैं नेटकैट? क्योंकि वो वेब सर्वर है। तो उसका आईपी मुझे अब बोलेगा फैजान 108.139.60.57। सॉरी, ठीक है, लेकिन मैं इसको ठीक करता हूं। इसके आगे लिखेंगे IP इक्वल टू, अब बोल दो 108 डॉट, सॉरी सबर जी, 108.139.60.57। जो ही मैंने इसको क्लिक किया, देखिए सिर्फ उसके पैकेट आ गए, सिर्फ। और पहला पैकेट कौन सा है? यहां पे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, सिंक। अब्दुल मुईज कह रहा है सिंक पैकेट क्यों भेजा? हमने कहा भी हैंडशेक करना है, 3 वे हैंडशेक करना है। फिर अब्दुल मुईज कहता है 3 वे हैंडशेक का क्या काम है? हम कहते हैं कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन का ये पहला 3 वे हैंडशेक का पहला स्टेप है। लेकिन मुईज कहता है यहां से मुझे इतना ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा। हमने कहा चले आपकी बात मान लेते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं, इसकी डिटेल यहां आ गई। अब आप इसका चाहें तो लेयर 2 देखें, चाहे तो लेयर 3 देखें, और चाहे तो लेयर 4 देखें। तो आप हर वो चीज, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये बता रहा है कि जी सोर्स जो है वो इंटेल मशीन है। और आपने देखा है कि मेरा मेरा जो मैंने बार बार बताया हुआ है कि मेरा कार्ड जो है वो इंटेल का है, वायरलेस का कार्ड इंटेल का है। नहीं मानते हो तो भी दिखा दूंगा। तो ये बता रहा है कि आपका इंटेल का कार्ड है जिसका मैक एड्रेस ये है, जबकि डेस्टिनेशन ओ सिस्को का है, डेस्टिनेशन ये है। लेकिन लाजमी तौर पे ये गेटवे होगा। फिर उसके बाद क्योंकि मैं किससे कनेक्टेड हूं? मैं ईडीरोम से कनेक्टेड हूं। ईडीरोम सिस्को का राउटर है। बाहर जाके देख लो, ईडीरोम का वाइट जो बाहर लगा हुआ है वो सिस्को का है। तो कहता है उसका मैक एड्रेस ये है, यानी ये तुम्हारा गेटवे है। फिर कहता है कि जी सोर्स ये हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया। और कहता है कि जनाब ऊपर का किस प्रोटोकॉल ने दिया है, टाइप क्या है? IPv4। फिर कहता है कि जी अगर आईपी ये देखना है, आईपी, तो इसका लेंथ है, इसका वर्जन 4 है। आईपी का जो हेडर है वो 20 बाइट्स का है। ये है उसका DHCP। फिर कहता है कि टोटल लेंथ 52 है। इसके मतलब 20 इसके हैं, 32 ऊपर से आए हैं। फिर फरमाता है कि जी इसका आइडेंटिफिकेशन ये है 31,496। 16 बिट्स है ना? 16 बिट में तो 65,000 तक आता है, ये तो 31,000 है, नॉट बैड। और ये भी देख लो कि वो आगे दिखाऊंगा कि इसको टुकड़े नहीं किया गया, डोंट फ्रैगमेंट। और इसका ऑफसेट 0 है, TTL 128 है। और ऊपर प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP है। वेब है ना, HTTP है ना, कौन सा प्रोटोकॉल ऊपर होगा? TCP होगा। फिर चेकसम। फिर उसके बाद सोर्स का एड्रेस कहता है 10.137.16.26 है, जो कि मेरा आईपी है। चेक करा देता हूं, अगर आपको कोई इस पे शक शुबा हो तो। मैं चेक करवा देता हूं कि मेरा एड्रेस यही है 16.26। तो चेक कर, यहां से चेक होने के बाद वापस जाते हैं तो 16.26 ही है। जी जी बिल्कुल वही है। और डेस्टिनेशन जो आप लोगों ने रिकॉर्ड की थी वही है, 108.139.60.57। फिर कहता है कि जनाब अगर आप TCP में देखना चाहते हो तो TCP भी देख लो, पूरा हेडर दिखाएगा। यहां पे एग्जैक्ट बता रहा है, सोर्स पोर्ट 64,000, 1,000 नहीं, 49,151 से ऊपर, 64,140। डेस्टिनेशन पोर्ट 80, वेल नोन पोर्ट।
कहता है कि जनाब उसके बाद कहता है कि सेगमेंट सीक्वेंस नंबर 0, सीक्वेंट सीक्वेंस नंबर 0। तो वो कह रहा है कि ये रिलेटिव सीक्वेंस नंबर है, ये एग्जैक्ट नहीं है। फिर कहता है कि जी नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या एक्सपेक्टेड है, 1, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0। और आप फ्लैग्स देख लो, तो कह रहा है कि ये किस चीज का फ्लैग है, सिंक का। फिर कहता है कि जी कितनी विंडो रखी है, 64,240। मेहरान पूछ रहा है कि विंडो का साइज क्या क्या चीज डिक्टेट करता है। शाबाश, फ्लो कंट्रोल। तो उसने काफी बड़ी उसको विंडो दी है। और उसके बाद कहता है चेकसम, और अर्जेंट पॉइंटर 0 है, यानी कुछ नहीं है। और ऑप्शन में 12 बाइट्स हैं। और कौन कौन सी परमिटेड है, सैक। सैक इज दी सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। पढ़ा है ना। तो जिन्हें जो पढ़ा है ओरिजिनल में नजर आ रहा है। अब अगर हमें ऑनलाइन में कौन है जो हमें जवाब दे, लारैब है, मरियम है। अगर ये मेरा ये सिंक पैकेट गया है, तो मरियम नेक्स्ट पैकेट क्या जाएगा, सिंक मैंने भेज दिया किसको, नेट अकैड को। जवाब में क्या देगा मुझे, जवाब में क्या देगा मुझे, सिंक एक। तो यही देख रहे हो कि उसके बाद सिंक एक आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूं, तो देखें उसकी डिटेल्स हमारे सामने आ गई, ये आ गई। अगेन आप इसको चेक कर सकते हैं कि जनाब डेस्टिनेशन अब मैं हूं। तो हेयर इज दी, सिस्को ने ये मुझे भेजा, और यानी कि राउटर ने भेजा, सिस्को से मुराद जो उनका राउटर लगा हुआ है बाहर। और उसका एड्रेस ये है, मेरा एड्रेस ये है। हेडर का लेंथ 20 बाइट्स है। डिफरेंशिएटेड सर्विस नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो है फ्लैग। तो अगर मैं फ्लैग यहां से दिखाना चाहूं, तो ये आपको ये बता रहा है कि जी फ्लैग जो है वो क्या है, सिंक सिंक एक। और आपने सीक्वेंस नंबर जी वहां पे भेजा था, उसके मुकाबले में उसने आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 से, जब आप सीक्वेंस नंबर 0 भेजोगे तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 भेजेगा, उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 भेजी है। तो इन चीजों को देखने से, और अपने वायरशॉक को अपने उन सारी चीजों को देखने से, यानी कि पैकेट ट्रेसर को और इन चीजों को देखने से आपको ये अंदाजा होगा कि आप नेटवर्किंग सीख रहे हैं, नेटवर्किंग की इनर डिटेल्स देख सकते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल गपशप हरगिज नहीं। कुछ क्लियर हुआ, ठीक। तो इसके इसका मतलब ये हुआ कि इससे मुझे दो चीजों का फायदा हुआ। अब जब ये उसके बाद लाजमी तौर पे एक आएगा, एक के बाद मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा, जिसमें लिखा हुआ है गेट। गेट का मतलब होता है यू वांट टू रिक्वेस्ट समथिंग, दैट इज अ वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। इसका मतलब है कि आप कुछ मांग रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो जब आपने मांगा तो उसमें क्या कुछ चाहिए, देख लेते हैं जी। इन सबको पहले तरफ बंद करके जरा देखते हैं कि क्या क्या है। ये देखें जी, आपने मांगा तो आपका एप्लीकेशन लेयर का भी मौजूद है। तो अगर मैं इसको ही खोल लूं, तो देखिए यहां नजर आ रहा है कि आपने गेट किया है। और गेट किससे किया है, www.netacad.com से। और यही किया था ना। और आपने विंडो एंटी के उससे गए, और आपका ब्राउजर जो है वो क्रोम, मेरा ब्राउजर क्रोम ही था ना, क्रोम। फिर ये बता रहा है कि जनाब आपने क्या चीजें, तो दैट इज समथिंग एंड द रिस्पॉन्स इन द फ्रेम इज ऑफ दिस वन, एंड द फुल यूआरएल इज www.netacad.com:port80। तो आप देख रहे हैं कि जब आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो यू हैव दी लेयर 2, लेयर 2 के पीछे लेयर तो फिजिकल लेयर भी है,
लेकिन वो मीडिया है, वो यहाँ नहीं दिखाया जा सकता। तो हियर इज योर लेयर 2, हियर इज योर लेयर 3, हियर इज लेयर 4 एंड हियर इज योर layer 5. So this is the layer which we want to study today, which we want to start today. इस बात समझ आ रही? फिर लाजमी तौर पे हमने जो कुछ भेजा उसने वापस दिया, तो वो इन एंड आउट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि फर्दर उसने एक्ट किया, हमने रिक्वेस्ट भेजी तो एक्नॉलेज करेगा। तो अगर उसका जो भी था, उसने सीक्वेंस नंबर 1 था, एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसका मतलब 350 बाइट्स हमें मिल गई, तो हमने 351 का एक्नॉलेज कर दिया। हमने साथ ही अपने विंडो साइज को एक बड़े नंबर से 13 पता नहीं 1,31,000 समथिंग से 15,000 पे ले आए। तो निगोशिएशन साथ साथ जारी। लेकिन ये व्यू अब बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू है। वहां तो सिमुलेशन थी ना, यहाँ सिमुलेशन नहीं है, यहाँ रियलिस्टिक व्यू है, रियली ये हो रहा है, सिर्फ हम ऑब्जर्व नहीं करते। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्यों फैजान? ओके। जी फैजान, आपने भी तो लेट ज्वाइन किया था। नहीं, आप 11 में टाइम पे शुरू से है? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए मैं एप्लीकेशन लेयर पे, इसलिए मैं एप्लीकेशन लेयर पे हूं, दिखा के सब कुछ, बता के सब कुछ कि जी एप्लीकेशन लेयर पे क्यों हूं। तो सिमुलेशन में भी दिखाया, रियल में भी दिखाया, और खुद रास्ता भी बता दिया कि ये आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? देन अगर इस बात से आप मेरे एग्री करते हैं, तो मेरे ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं, क्योंकि हूं तो मैं एप्लीकेशन लेयर पे, लेकिन आपको पता है कि जो टीसीपी की एप्लीकेशन लेयर है उसमें ये तीनों लेयर की फंक्शनैलिटीज मौजूद है। तो इसलिए हमने इनको एक ही जगह पे एक्सप्लेन कर दिया, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन। और फिर हमने देखा कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो क्लाइंट सर्वर भी हो सकती है, वो क्लाइंट सर्वर भी हो सकती है ऐसी। अगर मैं, और दूसरी इसके मुकाबले में दूसरी भी है विच इज कॉल्ड पीयर टू पीयर, ये भी हो सकती है। तो अगर हम मोइज से पूछ लें कि मोइज, यह अभी जो हमने कम्युनिकेशन की है ना किसके साथ, नेटअकैड के साथ, तो वो नंबर 1 वाली थी या नंबर 2 वाली थी? क्या ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 8 ऑनलाइन स्टूडेंट मौजूद हैं, लारैब, मरियम, सदीक, राशिदजादा, समीउल्ला, मुजम्मिल हैदर, उमर जलाल एंड जबीउल्ला। तो आप क्या समझते हैं कि मैंने इन दो मॉडल में से कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया? देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। तो जनाब पहला जवाब आ गया मोहम्मद सिद्दीक का, कि पी टू पी, पीयर टू पीयर। मरियम का आया कि क्लाइंट सर्वर। तो दो मुख्तलिफ जवाब हैं, टोटली 180 डिग्रीज आउट आउट ऑफ फेज। दोनों में से कौन ठीक है? दोनों अपनी जगह पे कायम है, या एक ने अपनी गलती मान ली? क्योंकि लाजमी तौर पे एक तो गलत होगा, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है मोहम्मद सदीक, आपका क्या ख्याल है? और मरियम आपका क्या ख्याल है, कौन दुरुस्त है? लारैब भी कहती है कि टू, पीयर टू पीयर। लारैब भी कहती है पीयर टू पीयर, लेकिन मरियम अपनी बात जगह पे खड़ी महसूस हो रही है, बिकॉज दी रिक्वेस्ट सर्विसेज एंड नेटवर्क प्रोवाइड्स मेकिंग इट ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो उसने, मरियम ने मेरे मुझे बोलने की इजाजत ही नहीं दी, वो कहते हैं बस ये पढ़ लें, जवाब मिल गया। तो दिस इज द रिस्पॉन्स टू लारैब एंड सदीक, इट इज नॉट पीयर टू पीयर। आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम यूजिंग ए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर इज ए क्लाइंट, तो दिस इज ए क्लाइंट, एंड द वेब से उस साइड पे लाजमी तौर पे सारे रिसोर्सेज हैं, तो मैं उन रिसोर्सेज को मांग रहा हूं, तो डेफिनेटली वो सर्वर है, तो दिस इज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल।
मेक सेंस? लारैब और मोहम्मद सदीक, एग्रीड और नॉट? मरियम ने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। यस सर, नाइस जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो हम इसमें, थैंक यू मरियम। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि यहां पे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी और पीयर टू पीयर मॉडल भी देखेंगे। फिर जो अभी आपने चेक किया, वेब की एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई। अगर चाहते हो तो ईमेल की भी दिखा देता हूं, कौन सा मुश्किल काम है। तो अगर मैंने नहीं बंद किया हुआ, जो कि नहीं किया हुआ, अच्छी बात है, इसको कर देता हूं क्लोज। और अगर आप चाहें तो इसको कर देता हूं डिलीट, या इसको कर देता हूं रीसेट, ताकि सब खत्म। और अब मैं ईमेल क्लाइंट पे चला जाता हूं। ठीक है, चलें एक और सवाल देखते हैं कौन ऑनलाइन से देता है। मरियम दोबारा सही जवाब देती है या बाकी लोग सही देते हैं? कौन सा प्रोटोकॉल क्लाइंट इस्तेमाल करेगा, ताकि यहां नजर भी आ जाए, ताकि फिर याद रहेगा। फिर वजीरिस्तान में हमें ये नहीं कहा जाएगा कि बता दे तो नहीं हो, हम तो बता के वो करेंगे। जी, मरियम एंड कंपनी कौन सा प्रोटोकॉल ये यूज करेगा? तो जवाब आया HTTP। तो देख लेते हैं कि मरियम ठीक है कि नहीं है। मरियम हर वक्त ठीक नहीं हो सकती, ये बात याद रखें। अभी हम ईमेल क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट करने जा रहा है ईमेल सर्वर को। तो अब देखते हैं कि मरियम ठीक है कि नहीं, लेकिन और कोई जवाब देना चाहता है तो जल्दी से दे दे, ताकि हम जब देखें तो फिर हम आपको शाबाश दें या कहीं नहीं गलत है। और मरियम अपनी उससे हटना भी चाहे तो हट भी सकती है। जल्दी करें, शाबाश। मैं इतनी देर में यहां से एक रिक्वेस्ट भेजता हूं। ये है मेरा ईमेल क्लाइंट, सॉरी, मैंने ईमेल क्लाइंट को क्लिक किया और यहां मैं ढूंढता हूं ये ईमेल, ईमेल की एप्लीकेशन। और यहां पे मैं कंपोज कर लेता हूं कि ईमेल जनाब। इसमें हम दो जवाब भी हमारे पास आ गए, लेकिन अगर हम इसको भेजें, किसको भेजें, टू क्या करें, देख लेते हैं जी। लेकिन पहले ये 3 मैसेजेस आए हुए हैं, इससे और भी आइडिया हो जाएगा। लारैब कहती है SMTP, सदीक भी कहते हैं SMTP, मुजम्मिल भी कहते हैं SMTP, और मरियम ने भी अपनी गलती मान ली कि जी या इट इज SMTP। तो हम भी यही देखना चाहते हैं कि SMTP, लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं यहाँ से कि डेस्टिनी 2 पे क्या किसको भेजना है, ताकि क्योंकि सिमुलेशन है ना, एग्जैक्ट जाना होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आई गो हियर, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे सिर्फ मुझे चाहिए HTTP FTP DNS ईमेल। और ईमेल में भेजना है इसको जी, user@multiuser.tt.ptu। इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इस क्लाइंट को, इधर गया क्लाइंट हमारा, ये है जी। इसको हम कोशिश करते हैं कि भेज दें, तो भेज नहीं है, नहीं हुआ। तो user@, जैसे हम करते हैं एहसान@, और यहाँ पे सर्वर साहब का नाम है मल्टी सर्वर, MULTISERVER, मल्टी सर्वर .pt.etu। सब्जेक्ट में लिख देते हैं माई मैसेज, और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देते हैं जस्ट लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग एंड कंफर्मिंग। ठीक है जी, और सेंड कर देते हैं। ये सेंड कर दिया, जो ही सेंड किया देखिए मैसेज बन गया। और अगर हम इसको को छोटा कर दें
तो आप देख रहे हैं कि अगेन टीसीपी, दैट ईमेल इज यूजिंग टीसीपी प्रोटोकॉल, रिलायबल प्रोटोकॉल। और अगर हम आगे जाएं तो देखिए टीसीपी वो इसी तरह हो रहा है सारा। क्या हो रहा है? थ्री वे हैंडशेक। ये थ्री वे हैंडशेक चल रहा है। ये उसने जवाब दिया, ये जवाब आ गया। और अब हमारा देखो कौन सा प्रोटोकॉल जिंदा हो गया? एसएमटीपी। एसएमटीपी। और अगर और आगे लेकर जाएं तो अभी भी आपका एसएमटीपी रुका है और आपका टीसीपी, क्योंकि जब आपके दो मैसेज हो गए तो पहले वाले को इजाजत मिल गई कि भेजो, उसने अपना एफटीपी अपना एसएमटीपी तैयार कर लिया। अब उसने इसने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेज दी, तो इसने क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यू कैन लर्न हियर कि जी विच प्रोटोकॉल इज बीइंग यूज्ड हियर? एसएमटीपी, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन आपकी मर्जी कि आप इसको खोलें और इसको देखें। और अगर हम टिक हो गया और हम इसको अगर ओपन कर लें तो हमें डेस्टिनेशन एसटीएम पहुंच गया है। इसके इनबाउंड में जाके देखें तो हमें एसएमटी का डेटा यहां मिलेगा। क्लियर? तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वेब और ईमेल प्रोटोकॉल यानी कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस और एसएमटीपी और पॉप और आईमैप ये बात करूं। फिर उसके बाद लाजमी तौर पे वी नीड टू टॉक अबाउट दी आईपी सर्विसेज। अब आईपी सर्विसेज में कौन सी हैं? दो ही सर्विसेज हैं, एक डीएनएस और एक डीएचसीपी। तो हम उन पे बात करें और उसके बाद हम कुछ एफटीपी पे बात करें, फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स पे बात करें। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमने कहा कि जनाब इस वक्त अगर हम ओएसआई के साथ इस अपनी एप्लीकेशन लेयर को कंपेयर करें तो द थ्री लेयर मर्ज टुगेदर टू गिव यू द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल, and this layer have multiple protocols which are being used by the applications, which might be a DNS application or a HTTP or a protocol or SMTP protocol or POP, POP. This is also used for email. POP is also used for ईमेल। तो बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन फिर ये होगा कि जनाब एसएमटीपी भी मेल के लिए है तो पॉप भी मेल के लिए, तो दोनों में फर्क क्या है? तो ये भी एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक और भी दोस्त भी है जिसको आई मैप कहते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आई मैप। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर ईमेल। देयर आर थ्री प्रोटोकॉल विच आर फॉर दी ईमेल। तो आई एक्सप्लेन। देन एफटीपी, फाइल ट्रांसफर, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग। सिर्फ यही नहीं है, बहुत है। और नीचे की लेयर तो आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ऑल यू हैव कवर्ड। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन कहता है कि द अपर थ्री layers of the OSI model, which are application layer, presentation layer, and session layer, define functions of the single TCP/IP application layer। यानी ये तीनों मिलके इसकी एक लेयर बना देते, हमें पहले से पता है। फिर हमने कहा दी एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? प्रोवाइड्स एन इंटरफेस। जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है इसके ऊपर आपका क्रोम बैठा हुआ है और यहां पे आपके एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी बैठा हुआ है। तो यही वो कह रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कह रहा है कि द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन यूज टू कम्युनिकेट एंड द अंडरलाइंग नेटवर्क। यानी कि ये आपका एप्लीकेशन लेयर जो लेयर है
यहां पे आपकी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके नेटवर्क से बात करना चाहती हैं, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर से बात करना चाहती हैं। तो दिस लेयर प्रोवाइड्स ए पाथ टू द एप्लीकेशन टू गो टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या कहता है? द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, अ पाथ, अ कनेक्शन between the application, like your email application, like your web application, like your FTP application, used to communicate, and the underlying network over which the messages are transmitted. Some of the most widely application layer protocol. These are the application layer protocols. कौन कौन से? HTTP, like here, FTP here, IMAP here, DNS here, DHCP here. Clear? Then is the starting with the presentation layer. ये प्रेजेंटेशन लेयर का भी हमारी एप्लीकेशन नहीं काम करना है, तो बेसिकली 3 काम है प्रेजेंटेशन लेयर के। क्या है ये? नंबर 1, फॉर्मेट। यहां की एप्लीकेशन यहां पे है, लेकिन यहां की प्रेजेंटेशन भी यहां की एप्लीकेशन में ही है, यहां की एप्लीकेशन में ही। और क्या करती है? फॉर्मेट करती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई इमेज भेजना है, आपने कोई इमेज भेजना है। अब दैट इमेज में बी इन द फॉर्म ऑफ ए जेपैग और मे बी इन द फॉर्म ऑफ PNG, और आपने कोई मूवी भेजनी, या आप अगेन जिफ, गिफ, और ए मूवी मूव, और सम MPEG वीडियो। तो दैट इज द जॉब ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि उसको प्रॉपर लेयर के मुताबिक कन्वर्ट कर। तो एक काम हो गया प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग, विच इज प्रेजेंटिंग, नॉट, बुरी बात नहीं है कि यू आर प्रेजेंटिंग इट एज डिजायर्ड। फिर नंबर 2, अगर इसका साइज ज्यादा है, मिसाल में BMP है, तो उसको कंप्रेस करके JPEG कर दिया जाए, कंप्रेशन कर दिया जाए। आप कहते हैं कंप्रेशन की क्या जरूरत? भाई बैंडविड्थ महंगा है, कैपेसिटी कीमती चीज है, तो अगर आप कंप्रेस करके भेजेंगे तो कम आपकी कैपेसिटी इस्तेमाल होगी और आपका डेटा पहुंच जाएगा। वहां पे आप उसको फिर दोबारा डीकंप्रेस कर लें अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन रास्ते में उसको अगर कंप्रेस कर दिया जाए, तो पहले अगर मिसाल के तौर पे 1000 मेगाबाइट था, 1000 मेगाबाइट था, और कंप्रेस होके मिसाल के तौर पे 900 मेगाबाइट हो गया, तो चीज तो पहुंच गई। और 100 मेगाबाइट की जगह कोई और इस्तेमाल कर लेगा, नॉट बैड कंप्रेशन। क्लियर हो गया? एंड थर्ड, अगर लाजमी नहीं, ये भी लाजमी नहीं कि कंप्रेस किया जाए, बट प्रेजेंटेशन कर सकता है। द नेक्स्ट इज द इंक्रिप्शन, और ये तो अब तो मुइज को पता ही पता है कि उसका तो फील्ड ही साइबर सिक्योरिटी है। तो व्हाट इज द जॉब ऑफ द इंक्रिप्शन? कोई रीड ना कर सके, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाए। तो these are the 3 functionalities of the application layer। फिर आप पूछेंगे कि जी हमारा सेशन लेयर भी तो है, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? तो हम कहेंगे जी इसका एक काम तो ये है कि इट क्रिएट्स एंड मेंटेन ए डायलॉग बिटवीन द सोर्स एंड, यानी सेशन, डायलॉग मीन सेशन, सेशन लेयर तो सेशन ही बनाएगा ना। इट क्रिएट्स ए सेशन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन।
और सिर्फ क्रिएट नहीं करता बल्कि क्रिएट हो जाए तो फिर उसको वॉच भी करता है, मेंटेन भी रखता है, ताकि कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन होती रहे। फिर क्या कहता है, इट हैंडल्स, जब क्रिएट हो गया, मेंटेन हो रहा है, तो साथ ही इट हैंडल द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन to initiate dialogue, keep them active, and to restart session that are disrupted. अगर कोई डिस्टर्ब हो गया तो उसको रीस्टार्ट दे दे। तो दैट इज द जॉब ऑफ द सेशन में, दैट इज द जॉब ऑफ द सेशन में। क्लियर? तो ये तीनों फंक्शंस एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल्स, उनके मुताबिक फॉर्मेटिंग, उसके मुताबिक कंप्रेशन, उनके मुताबिक इंक्रिप्शन, उसके मुताबिक एक सेशन या डायलॉग क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, और अगर वो डिसरप्ट हो जाए तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करना, दैट इज द जॉब ऑफ द, इन आवर केस द टीसीपी लेयर के केस में, दैट इज द जॉब ऑफ द एप्लीकेशन। नहीं नहीं, थ्री वे हैंडशेक नहीं, वो टीसीपी का काम। यहां पे सिर्फ उन दोनों के दरमियान में एक सेशन का मतलब है, एक डायलॉग का मतलब है कि उनको बता देना कि जी बी रेडी, बाकी वो टीसीपी संभालेगा। क्लियर? उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हम आ जाते हैं कि टीसीपी में कौन कौन से एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स। तो हमने कहा बहुत से हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट है हम सिर्फ उनको देखना चाहते हैं। तो कहता है कि जनाब आपकी एप्लीकेशन लेयर पे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि फॉर्मेट को कंट्रोल इंफॉर्मेशन करते हैं, सारा काम वो करते हैं। प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल कुछ तो करेगा। तो कहते हैं दी टीसीपी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज द फॉर्मेट, और जब स्पेसिफाई करता है प्रोटोकॉल फॉर्मेट तो प्रेजेंटेशन लेयर उसको उस फॉर्मेट में बदल देती है। एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मेनी मेनी कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन फंक्शंस। फिर क्या कहता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड बाय बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यानी अगर आपने यहां से, अभी मैंने किया था www, उसको क्लिक किया तो www.netacad.com, इसका मतलब कि मेरे सोर्स के एंड पे भी एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ, डेस्टिनेशन के एंड पे भी वही प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। यानी कि मैंने एचटीटीपी किया तो वहां भी एचटीटीपी होगा। तो यही वो कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर यूज बोथ बाय द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। फिर for the communication to be successful, the application layer protocols that are implemented on the source and destination must be compatible, यानी सेम। ये नहीं हो सकता कि इधर से दो बातें यहां पे करने का मकसद है, लेकिन मकसद ये है कि ये नहीं हो सकता कि इधर से एचटीटीपी दे और उधर से एसएमटीपी उठा ले। नहीं, इधर से अगर दी है एसएमटीपी ने तो उधर भी एसएमटीपी लेगा, अगर इधर से दिया है एचटीटीपी ने उधर भी एचटीटीपी लेगा, इधर से एचटीटीपीएस ने दिया तो उधर भी एचटीटीपीएस लेगा। कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बात समझते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन वी स्टार्ट विद दी, और अब आपने कई चीजें देखी हैं तो इससे आप तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने भी देखा कि डीएनएस कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, यूडीपी। लेकिन आप थोड़ी सी हैरानगी का मुजाहरा करेंगे कि जनाब यहां तो टीसीपी के साथ, यूडीपी के साथ टीसीपी भी लिखा हुआ है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसका मतलब है कि ये बात इससे कंफर्म होती है कि ये प्रॉब्ली अ वेरी फ्यू एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में है जो कि दोनों टीसीपी भी इस्तेमाल कर सकता है और यूडीपी भी। लेकिन लाजमी तौर पे मर्जी नहीं हो सकती इसकी, सिनेरियो मुख्तलिफ होंगे। सिनेरियो से क्या मुराद वो भी एक्सप्लेन करना होगा। तो कहता है कि जनाब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीसी डीएनएस करता क्या है, डीएनएस करता क्या। और मैं, क्योंकि 2 मिनट है और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट भी मौजूद हैं, तो क्यों ना उनसे पूछा जाए, ऑनलाइन स्टूडेंट, डीएनएस समीउल्लाह, सैयद आजान, उमर जलाल, जबीउल्लाह, करता क्या है डीएनएस।
शाबाश, जल्दी से जवाब दें। और फिर जो जवाब हो, क्योंकि वो सबको नजर आ जाएंगे, तो सैयद मुजम्मिल जो है वो उस पे वेरीफाई कर देंगे कि हाँ जी वाकई यही फंक्शन करता है डीएनएस। शाबाश, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जिससे एक जवाब आ गया। तो हम इस जवाब को देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। दो जवाब आ गए, गुड। लोग हमारे स्टूडेंट तेज हो गए हैं। और जवाब दो ये हैं कि डीएनएस ट्रांसलेट द नेम इनटू एन एक्चुअल आई। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर, मरियम ने भी जवाब दिया डीएनएस चेंजेस द वेबसाइट नेम इनटू आईपी एड्रेस, बल्कि चेंजेस ना कहें, ट्रांसलेट कहें। तो कहा आपने दोनों ने ठीक है। थोड़े टाइम में इस तरह का जवाब तेज दिया जा सकता है। और बाकियों ने नहीं जवाब दिया, बाकियों ने शायद लेफ्ट ही कर दिया। कहते हैं जवाब पूछोगे तो आजान ने, उमर जलाल ने और लारैब ने लेफ्ट कर दिया। साजिद महमूद ने भी लेफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि सवाल करने की पाबंदी है। टर्न डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ट्रांसलेट्स दी, यानी कि हम, जैसे मैंने अभी ये काम किया, जैसे अभी मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा www ये, इसको तो आईपी नहीं पता था। ओके, तो आप लोगों ने ठीक बताया कि टीसीपी, ये जो हमारा डीएनएस है, ये करता ये है कि हम इसको प्रोवाइड करते हैं एक यूआरएल, और ये उस यूआरएल को लेके एक मशीन के पास जाता है जिसका नाम है डीएनएस। और इस डीएनएस से ये इसको वापस इस यूआरएल के मुताबिक जो आईपी होता है, आईपी एड्रेस, वो दे दे। और फिर उस आईपी को हम इस्तेमाल करके उस कंप्यूटर तक, उस मशीन तक पहुंच जाते हैं। जैसे अभी हम 108 समथिंग एड्रेस था, वो इस्तेमाल करके हम नेट अकैड के पास पहुंच गए। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो काम आपने बिल्कुल ठीक बता दिया, समझ भी लिया, विच इज नाइस। अब सवाल ये आपका दूसरा ये है कि आप, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपने जो पोर्ट इस्तेमाल करनी है सर्वर की, वो पोर्ट नंबर 53 है। ठीक। लेकिन आपका ये सवाल बनता है कि जनाब ये क्या बात, कभी लिखा यहां दोनों क्यों लिख दिए हैं, टीसीपी भी और यूडीपी? तो ऑर्डिनरी यूजर जैसे मैं और आप, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं डीएनएस से, तो बस हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जाती है जिसमें जिसमें लिखा होता है यूआरएल, और वापस जवाब में एक छोटा सा आईपी 32 बिट का या 128 बिट का वापस आ जाता है। इस केस में डेफिनेटली यूडीपी इज द बेटर ऑप्शन, इज द ओनली ऑप्शन, बल्कि बेटर नहीं कहना चाहिए, इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन एक और भी ऑप्शन डीएनएस में मौजूद है, और वो है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपका डीएनएस, अगर मिसाल तो पे ये आपका प्राइमरी डीएनएस है और ये आपका सेकेंडरी डीएनएस है, तो ये डीएनएस एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बैकअप करते हैं। मिसाल तो ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी पे इसकी पूरी की पूरी, पहले तो डीएनएस है क्या, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ये कि जो भी आप में से शौकीन है, जो कि सारी शौकीन है माशाल्लाह, तो मैं चाहूंगा कि आप ये एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसको आप देखिए। ओके, तो यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ मैं लिखता हूँ डीएनएस, डीएनएस इन डिटेल। जी, तो ये है तो 45 मिनट, लेकिन 45 मिनट में होता नहीं है। लेकिन
मैं चाहूंगा कि आप इसको मेरे ऑनलाइन और फिजिकल स्टूडेंट्स इस साइट पे जाके इसको रीड करें। और ना सिर्फ इसको आप रीड करेंगे, मैं ब्रीफली बताता भी हूं। आपके यहाँ पे यूट्यूब पे ये वीडियो भी पड़ी है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है मोइस, करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें वो बताता है कि डीएनएस होता क्या है। और डीएनएस में यही बताएगा जो अभी आपको बताया गया है कि डीएनएस क्या है। तो मैं इसको खोल लेता हूं जी। तो यही वो कह रहा है कि डीएनएस प्रोवाइड ए सिंपल वे for us to communicate with devices on the internet without remembering the IP addresses. Without remembering the IP addresses. अदरवाइज दुनिया में बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, हमें उनके आईपी याद करने पड़ते, जो कि नामुमकिन हो। अभी इंग्लिश याद करना आसान है, हम netacad.com, utpeshawar.edu.pk याद कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक डॉट याद कर सकते हैं, लेकिन आईपीज नहीं याद कर सकते। इसलिए उसको ट्रांसलेट करने में हमारा मददगार होता है। अब अगर मैं आपको फर्दर बताऊं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं। जब आप करेंगे, जैसे मिसाल पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कहता है व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। इट स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। इस तरह अब ये मजेदार पार्ट है कि किस तरह क्या ये काम होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये हिरारिकल है डोमेन नेम। क्योंकि दो तरीके हो सकते थे, या तो कोई एक सेंट्रलाइज मशीन होती जिसके पास पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ यूजर्स के डोमेन नेम की आईपी के साथ डिटेल्स मौजूद उसके पास स्टोर होती। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि अगर आपने ये चीजें स्टोर करनी है, तो 6 लोग हैं मेरे साथ, राशिदादा, अजान, मुजम्मिल, मरियम, लारैब हमें छोड़ गई। कहाँ पे, और मरियम से तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो शायद वो भी छोड़ गई कि नहीं छोड़ गई। नहीं छोड़ गई। तो क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस की है, कंप्यूटर सिस्टम वाले आप भी हैं, इसमें इतना वो डरने वाली बात नहीं है। कहाँ जहां पे आप अपना डेटा स्टोर करते हो, कहाँ पे स्टोर करते हो? सर्वर। कहाँ पे डेटा स्टोर करते हो? लाइव तौर पे ऑनलाइन ही। जब हम कंप्यूटर के साथ खेलते हैं तो ऑनलाइन ही होता है, लेते भी ऑनलाइन है, देते भी ऑनलाइन है। कहाँ पे स्टोर करते हैं? क्लाउड में। ये भी अच्छा जवाब है। लेकिन ये नहीं बताना चाहते कि सर्वर वाले ने ये नहीं बताना चाहता कि सर्वर में कहाँ, और क्लाउड वाला ये नहीं बताना चाहता कि क्लाउड में कहाँ। हम्म। तो क्लाउड तो डेटा सेंटर से ही बनता है, इसके मतलब कोई नई बात आपने नहीं बताई। जी, मरियम आप ही बोलोगी, कंप्यूटर साइंस वाले ही को किसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे ये सारी चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं? डेटाबेस में। यानी आपका सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी में कहाँ पड़ी हुई है? डेटाबेस में। और उस डेटाबेस को कौन मैनेज कर रहा है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट है सिस्टम। तो ये भी तो इंफॉर्मेशन है। और हर डेटाबेस में, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, और हर डेटाबेस में एक या मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। मेरा ख्याल आप लोग तो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, अभी तो फाइनल आ गया, अब तो जवाब दे आपको देने चाहिए कि जनाब इसमें क्या होता है
टेबल्स होते हैं। मरियम ने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया है। 3 जवाब तो हैं, देखता हूं किसका जवाब है। मरियम ने कहा क्लाउड, मैंने कहा नहीं। सदीक ने कहा क्लाउड, मैंने कहा नहीं। सदीक ने कहा सर्वर, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कहां पे स्टोर करते हो? डेटाबेस में करते हो। क्लाउड में भी डेटाबेस है, सर्वर पे भी डेटाबेस है, विच में भी माई फॉर एग्जाम्पल ऑरिकल, विच में भी फॉर एग्जाम्पल माई सीक्वल, इट में भी मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, इट में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दीज आर ऑल दी डेटाबेसेस। तो ये हर डेटाबेस में क्या होता है? टेबल्स होते हैं जिसमें डेटा आपका स्टोर होता है। वो टेबल आपको पता है कि रोज और कॉलम से मिलके बनता है। तो हर कॉलम का एक यूनिक नेम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे नेम, अगर पहले का कॉलम का नाम नेम है तो दूसरा नेम नहीं हो सकता। फादर नेम हो सकता है, सीएनसी नंबर हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, हो जाए फादर नेम, सी एन आई सी नंबर, मोबाइल कॉन्टैक्ट। तो दीज आर द डिफरेंट कॉलम्स, and these columns are called the fields. These are called the fields, while the rows are called records. The rows are called the records. These rows are called the records, and the record is for a specific, one record is for a specific user. मिसाल तो पे नेम अगर यहाँ पे है मोहसिन, तो मोहसिन का फादर नेम, मोहसिन का सीएनसी नंबर, मोहसिन का मोबाइल नंबर। तो then you have multiple records stored in a table. And again databases आपने पढ़ा है कि 2 किस्म के होते हैं, relational database management system, relational database management system, and non-relational based database management systems. जबकि रिलेशनल दोनों में क्या फर्क है? इतना सारे ला रही हैं कि जी लग रहा है कि सारा सीख के आ गई हो, तो बताओ फिर दोनों में फर्क क्या है? एक टेबुलर है, दूसरा नहीं है टेबुलर। ठीक है जी। मरियम, मरियम कंप्यूटर साइंस क्या बोलता है? क्या फर्क है दोनों में? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में और नॉन रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फर्क है? यानी कि कहना ये चाहता है मेहरान कि इसमें कोई एक फील्ड से आप दूसरी, यहाँ की एक प्राइमरी फील्ड होती है जो कि वो यहाँ के लिए उसको लिंक कर देती है। मिसाल के तौर पे आप एक एम्प्लॉई है, मोहसिन एक स्टूडेंट है, ये उसका नेम है, फादर नेम, सिंसी, मोबाइल नंबर, लेकिन यही नंबर इसके लिए एक आईडी भी, यही आईडी इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी, और यहाँ पे इसका जीपीए रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे इसकी फी की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, फी के लिए हो सकता है तीसरा बैंक हो। तो दे आर रिलेटेड विद वन अनदर, दैट द रीजन इट आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा जो है उसमें कोई डेटा, कोई टेबल्स ही नहीं होते, जैसे कि अभी मोहसिन ने कहा, तो वहां पे ये रिलेशन नहीं होता। क्लियर हो गया? चलें, अच्छी बात है जी कि हम नेटवर्किंग में बैठ के थोड़ा थोड़ा। तो एक लंबा जवाब जो है मरियम ने लिखा हुआ है कि रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स लाइक एसक्यूएल। No, like SQL. SQL is a language, is a query language, which you use to get something from these rows and columns, or to add something to these columns, rows and columns mean tables, or to update something, or to delete something, or to insert something. That is the SQL. These rows and columns are not SQL. ठीक है मरियम?
while non-relational database store data in a flexible format, yes, like documents. And the example of Rashid Zada ने दिया MongoDB. MongoDB is a non-relational database. ठीक है, नाइस, लोगों को पता है, अच्छी बात है। ओके, नाइस जी। मुझे इतना नहीं पता, आपको पता है, दैट्स गुड। और मुझे पता होना नहीं चाहिए, मैं तो नेटवर्क का बंदा हूं, मुझे क्या पता कि डेटाबेस किसे कहते हैं। ठीक है मुझे जी। ये सारी गपशप क्यों लगाई? ये सारी गपशप इसलिए लगाई कि आपके डीएनएस के अंदर भी रिकॉर्ड स्टोर है। तो कहां स्टोर होंगे? डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस। इसलिए मैंने सारा बात की कि भाई उसमें भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, और रिकॉर्ड मुख्तलिफ टाइप से होंगे, वो भी देखेंगे। कुछ IPv4 के रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ IPv6 के रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ ईमेल्स के रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ टेक्स्ट के TXT के रिकॉर्ड्स होंगे। इसलिए मैंने ये सारी आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगाई, ताकि आपको बता सकूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका ये सारा चीजें जो हैं ये कहीं कैसे पड़ी हुई है, आपको पता हो कि पीछे डेटाबेस है। इसलिए तो चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो, वहां पे डेटाबेसेस पढ़ाया जाता है। वहां भी डेटाबेस है उसके पीछे। इवन जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, क्या कहते हैं, जब जहां पे मल्टीपल लोग अपनी भी आरा लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? मतलब आप कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। क्या? कोई भी ऐसी साइट जिसके ऊपर आप अपने कमेंट्स है, ये चीजें के बारे में लिखते हो, उसको खास नाम दिया जाए, मुझे अब भूल गया है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी, उसके पीछे भी डेटाबेस होता है कि आपकी सारी बातें वहां पे लिखी जा रही होती हैं। और कोई भी वो आईडी देता है तो वो एक्सट्रैक्ट होकर वापस आ जाता है। कैसे आ जाता है? डेटाबेस से क्यूरी की जाती है, क्यूरी से ये चीज उठाई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे नहीं याद आ रहा तो मैं अभी याद कर लेता हूं। और अगर दिल चाहे तो ये भी पढ़ लीजिएगा, एक अच्छी साइट आपको दिखा दी। ब्लॉग्स, ब्लॉगिंग लोग करते हैं ना, तो वो ब्लॉग में जो आपने लिखा वो कहीं तो पीछे स्टोर हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? नहीं कहना सर्वर में, नहीं कहना क्लाउड में, ना कहना डेटा सेंटर में, डेटाबेस में हो रहा है। और हर एक उसकी अपनी देखो एक एक यूनिक आईडी है। ये लोग मेरी बात, अच्छी बात है। तो असल मेरा टॉपिक क्या था, मैं उस पर वापस आता हूं कि जनाब, आपका सबसे पहले आपके पास जो आपकी मशीन है, जो आपकी मशीन है, मशीन से मरा योर लैपटॉप, कंप्यूटर, वट एवर। तो जो जो साइट आप रिक्वेस्ट करते रहते हैं वो अपने पास एक कैशे मेंटेन करता है। लेकिन अगर आपके पास, या आपने अभी अपनी मशीन कैशे है ना, टेम्पररी है, आपने ऑफ अपनी कंप्यूटर को शट डाउन किया, फिर खोला, सब कुछ गया, तो फिर आपको बताया गया है कि जी आपका एक डीएनएस, देखिए बताया गया है कि आपका 8.8.8 या 192 अभी बताया था, लेकिन दोबारा बता देता हूं ताकि आप लोग ये ना कहेंगे क्यों नहीं बताते हो। तो IP कॉन्फ़िग करता हूं, /all करता हूं, और ये बता देता हूं कि जी मुझे बताया गया है कि पहला तुम्हारा जो DNS है वो ये है,
192.168.100.247। और अगर यहां से ना मिले तो ये अगर डाउन हो या मसला हो तो फिर ओपन रिजॉल्वर पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, ओपन रिजॉल्वर। क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये 100.247 मेरे लिए यहां मौजूद है। 100.247 मेरे लिए मौजूद है। तो मैं ये अपनी रिक्वेस्ट इसको दे दूंगा कि जनाब मुझे बताओ netacad.com, facebook.com, कुछ भी .com, उसका आईपी दो। तो ये अपने, इसके पास भी अपनी एक कैशे है, बस उस कैशे से ये अगर इसके पास हो तो दे देगा, अगर इसके पास हो तो ये रिटर्न कर देगा और मेरा मसला हल हो गया, मुझे आईपी मिल गया और उस आईपी को लेकर मैं इंटरनेट के पास चला जाऊं। लेकिन अगर इसके पास नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर हम जाते हैं अपने असल उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि कोई भी दुनिया में एक ऐसा सेंट्रलाइज मशीन नहीं है जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड कर दिया। चंक से मेरी क्या मुराद कि हमने एक रूट पाल लिया। देखो रेड कलर में रूट, रूट सर्वर। और इस रूट सर्वर को हमने कहा कि जनाब हमें मिसाल के तौर पे netacad.com चाहिए, netacad.com। ये रूट सर्वर बड़ा ही बेवकूफ है, इसको नहीं पता कि netacad.com कहाँ है। इसको सिर्फ ये पता है कि सिर्फ .com क्या है, जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या कहते हैं? TLD, टॉप लेवल डोमेन। इसको सिर्फ टॉप लेवल डोमेन्स का पता है। जिसका पता है, इसको सिर्फ ये पता है कि अगर .com है तो इससे जाके पूछ लो, अगर .edu है तो इस सर्वर से जाके पूछ लो, अगर .gov है तो इससे जाके पूछ लो, अगर .mil है तो इससे जाके, मिलिट्री, इससे जाके पूछ लो, अगर .org है तो इससे जाके पूछ लो। तो देयर आर टू टाइप ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स। वन इज कॉल्ड top level domains called generic top level, generic top level। क्या? generic top level, GTDL, GTDL, generic top level domains। तो ये है जो मैंने अभी सारे के सारे लिखे हैं, ऑल आर दी generic top level domains। फिर दूसरे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरे हैं कंट्री कोड, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, CCTLD। जैसे .pk, .in, .pk, .pt, .us, .uk। these are again the top level domains but they are the country code। इसके साथ यहां पे आप लिख दें .in, .pk, .us, .uk, .pt वगैरह वगैरह। तो इसको सिर्फ इस रूट को इन जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स का पता है कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन है। क्लियर? तो होता क्या है, आपने इससे पूछा कि जनाब मुझे netacad.com दो, इसने कहा कि ज्यादा बातें मत करो, इसके आपके 100.247 को कहा जाओ और तुम्हारा जो है वो इसके पास है, .com वाले के पास, इसका इसका आईपी को दे देता है कि जाओ इस .com के टॉप लेवल डोमेन के पास। तो हम कहते हैं ठीक है, हमारी मजबूरी है, हम इस टॉप लेवल डोमेन के पास चले जाते। मैंने नहीं कहा हमेशा .com के पास जाओगे, मेरी एग्जांपल में .com था। अगर मेरी एग्जांपल में .edu होता तो मैं इसके पास, मुझे भेजा जाता। अगर मेरे एग्जांपल में .gov होता तो मुझे इधर भेजा जाता, मेरा org होता तो मुझे इधर भेजा जाता। तो इनमें से जो भी टॉप लेवल डोमेन मेरी
मेरी मेरे यूआरएल के मुताबिक है, मुझे उसका एड्रेस दे दिया गया और मैंने ये रेड के साथ पूरा कर। अब मैं .gov के पास कॉम के पास गया, इससे मैंने कहा कि मेरा कलर अब ग्रीन हो गया है, तो जी मुझे तो चाहिए netacad.com, netacad.com। उसने कहा अच्छा netacad.com चाहिए, ठीक है, मैं आपको इस netacad का, इसको सेकंड लेवल डोमेन कहते हैं, सेकंड लेवल, टॉप लेवल के बाद सेकंड लेवल डोमेन, कि ये है जनाब netacad.com, netacad। मे बी कि मैंने दिया होता www.netacad, इसका मतलब है कि मैं netacad के डोमेन पे, ये है असल उस कंप्यूटर का नाम netacad.com, उसमें मैं उसके एक पीछे जा रहा हूं, www उसका वेब सर्वर की तरफ जा रहा हूं। हो सकता है यहाँ पे होता है email.netacad.com, तो मैं उसके ईमेल सर्वर की तरफ जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा होता है मिसाल के तौर पे फाइल सर्वर डॉट netacad.com, मैं उसके फाइल सर्वर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है ना। तो अब अगर मैंने www लिखा है, तो इसको कहते हैं इसका अथॉरिटेटिव सर्वर, अथॉरिटेटिव सर्वर। इस टॉप लेवल डोमेन में फिर आगे सब डोमेन्स हैं, जो कि एक है www जैसे अभी हमने कहा, एक है ईमेल मिसाल के तौर पे, एक है मिसाल पे फाइल, फाइल सर्वर .edu netacad.com, लेकिन इन सब की इंफॉर्मेशन इसके पास है, अथॉरिटेटिव सर्वर के पास इन सब की इंफॉर्मेशन है। ये इस पूरी कंपनी का जितने भी इसके सब डोमेन्स हैं, सबकी इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो इसने, इस ग्रीन ने वापस भेज दिया कि जी ये ले लो, दैट इज रिलेटेड टू नेटअकैड। और नेटअकैड में भी www.netacad इस पहले वाले का। अब इस मेरे 100.247 ने अपने पास इसको स्टोर कर लिया कैशे में, और मुझे भी दे दिया, और मैं यहां से इंटरनेट के जरिए इस तक चला। तो ये है आपका, आपको तो जैसे लिखते हो www 1000 दफा दिन में लिखते हो, पता नहीं कि इतना कुछ पीछे हो रहा है। बात समझ आ रही? तो इन दिस वे, और मैं चाहूंगा कि ये आपके जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, इनकी तादाद 2000 से जायद है, 2000 से जायद, ये थोड़े नहीं, ठीक है। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये सारा कुछ क्लियर है, नहीं है तो आप क्वेश्चन करें, और अगर क्लियर है तो फिर मैं इसको मिटा के अगले इस पे जा। शाबाश। किसके बारे में? रूट का क्या मतलब है, क्या मकसद है? रूट का सिर्फ मकसद ये है कि एक सिंगल पॉइंट हर एक को मिल गया। अब दो रूट सर्वर भी एक नहीं है, मल्टीपल है, लेकिन आपके इस डीएनएस को कम से कम रूट का पता है। रूट को पता है कि ये टॉप 2000 टॉप लेवल डोमेन का इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसके डेटाबेस में है। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट से आपको पॉइंट कर देता है कि मिल की तरफ चले जाओ, और की तरफ चले जाओ, पीटी की तरफ चले जाओ, आईएन की तरफ चले जाओ, वगैरह। root is a part of the DNS. This whole is a DNS hierarchy. This whole is a DNS hierarchy. ये सारे डीएनएस के हिस्सा हैं, लेकिन हर कोई अपना अपना रोल पूरा करता है। हर एक के पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गूगल, गूगल के पास भी नेटअकैड की इंफॉर्मेशन नहीं है। उसका अपना सर्वर है, ट्राइहेक्मी का अपना है, एमआईटी का अपना है, यूएसए का अपना है।
तो हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को चंक्स में, और हर एक इदारे का अपना अथॉरिटेटिव सर्वर। नो नो, परमानेंट है, उसमें कैशे नहीं है, परमानेंट है। उसके पास ये 2000 सर्वर की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्लियर? तो अगर मेरे ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो मैं इसको, इस बोर्ड को क्लियर कर देता हूं, और क्लियर करने के बाद ये टॉप लेवल डोमेन, ये सेकंड लेवल डोमेन, ये सब डोमेन्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और फिर थोड़े से सवालात जो कि आप जवाब दे देंगे खुद ही। फिर उसके बाद रिकॉर्ड टाइप्स। तो रिकॉर्ड तो डेटाबेस में होते हैं, इसका मतलब कि ये आपके ले जा रहा है किसकी तरफ? डेटाबेस के अंदर। आपको कहता है कि मशीन को छोड़ो, उसके अंदर क्लाउड मत बताओ, डेटा सेंटर मत बताओ, सर्वर मत बताओ, डेटाबेस बताओ। तो अब इसमें कितनी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, यहाँ पे कितनी बताई गई हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन इसके अलावा भी हैं। सबसे पहले ए टाइप के रैकेट्स। सबसे पहले ए टाइप के रैकेट्स। ए टाइप के रैकेट में IPv4 के रिलेटेड, यानी वो यूआरएल्स जिनका IPv4 है, इनकी इंफॉर्मेशन हमने ए रैकेट्स में छुपाई हुई है, रखी हुई है। फिर अगर यूआरएल को IPv4 की बजाय IPv6 कर रहा है, तो दिस इज हियर, IPv6 is mapped with the URL in quad A records। ठीक है? फिर अगर सी नेम रिकॉर्ड्स, सी नेम रिकॉर्ड वो होते हैं जिनका क्या कहते हैं इसको? निक नेम। निक नेम एक ओरिजिनल नेम होता है, एक उसका निक नेम होता है। तो आप अगर मिसाल के तौर पर उसका निक नेम भी दें, जैसे इसने एग्जांपल दी कि जनाब, एग्जांपल ये है कि आपका जो रियल नाम है वो ये है, store.trihacme.com। स्टोर डॉट, ट्राइहैकमी का एक स्टोर है। ट्राइहैकमी एक कंप्यूटर है, डोमेन नेम है, उस डोमेन में एक सब डोमेन है स्टोर। अब ये नाम थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं, तो इन्होंने इस निक नेम दे दिया क्या? shops.shopify.com। shops.shopify.com। तो आपको फील हो रहा है कि यहां से कुछ खरीदा खरीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा, शॉप है। तो इसका मतलब है कि दिस बिकम्स ए निक नेम फॉर द रियल वन विच इज store.trihacme.com। तो नाउ इफ यू गिव दिस एड्रेस निकनेम, that should also be related to an IP address। आप तो लिखेंगे ना shop.shopify.com, आपको IP चाहिए, तो कहां पे स्टोर होगा, किस रिकॉर्ड में स्टोर होगा? सी नेम। फिर आपके लाजमी तौर पे, जैसे अभी मैंने कहा कि ट्राइहैकमी में ईमेल डॉट भी होगा ना, ईमेल डॉट या mail.trihacme.com। तो इसकी इंफॉर्मेशन कहां होगी? MX रिकॉर्ड्स। इसके अलावा TXT अगर कोई टेक्स्ट है तो उसकी रिलेटेड DNS में इंफॉर्मेशन किस रिकॉर्ड में सेव होगी? TXT रिकॉर्ड। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक हो गया? फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे रिक्वेस्ट भेजी जाती है? तो डैड, ये आपके सवाल का जवाब है जो अभी मैंने सिखाया था कि ये आप हैं, आपको कुछ चाहिए। तो अब ये भी बताऊंगा कि ये दो तरह से होती है, एक होता है रिकर्सिव, एक इंटरेक्टिव, एक इटरेटिव और एक रिकर्सिव। दोनों में फर्क ये है कि जैसे आपको यहां नजर आ रहा है कि आपने अपने DNS को कहा, आपके DNS ने रूट को कहा, रूट ने बताया सेकंड लेवल डोमेन का,
सेकंड लेवल डोमेन ने बताया अथॉरिटेटिव सर्वर का। और फिर ये बात आपकी यानी कि आगे से खुद ही आगे आगे जा रही है। इसको कहते हैं रिकर्सिव। इटरेटिव में ये होता है कि आपको डीएनएस आपको आगे भेजता है कि जनाब जाओ आप इस रूट के पास। जब आप रूट के पास जाते हो ये वापस सॉरी सॉरी सॉरी, जी आपके डीएनएस को कहता है कि जी जाओ। आप रूट के पास जाते हो, रूट आपको वापस जवाब दे देता है। फिर आप अगले के पास जाते हो, ये आपको अगला जवाब वापस करता है। तो यू ऑलवेज यू इटरेट। तो देयर आर टू वेज, वन इज कि आपके लिए अगला अगला काम करता रहे, तो दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव। और दूसरा, कोई आपके लिए क्यों काम करे, आपको बता दे कि भाई इधर जाओ, और फिर आप उधर जाएंगे, वो आपको आगे भेज देगा इधर जाओ। दिस इज कॉल्ड इटरेटिव। क्लियर? So there are two ways how it works. And then, ladies and gentlemen, the final one is the practice. तो अगर आप करना चाहें तो इट्स वेरी गुड कि आप न्यू साइट पे जाएं, और ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा और इन सवालों के जवाब आपसे निकलवाएगा। तो अगर आपने कर लिया सारा कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा रूम कंप्लीटेड 100%। नहीं करेंगे तो 0%। तो मर्जी आपकी अपनी। मेक सेंस? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारी कहानी इसलिए सुनाई कि ये एक इसके वजह से सुन। लेकिन एक बात फिर भी रह गई कि टीसीपी और यूडीपी दोनों क्यों। तो जब आपका एक डीएनएस दूसरे के साथ पूरा डीएनएस का डेटाबेस शेयर करता है, तो फिर ये थोड़ा डेटा नहीं है, तो ह्यूज डेटा होगा। एक अथॉरिटेटिव सर्वर अपने बैकअप अथॉरिटेटिव सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, क्लाइंट डीएनएस से नहीं कर रहा। दिस इज ह्यूज। इस ह्यूज के लिए रिलायबल होना चाहिए। इस रिलायबिलिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है? इसलिए टीसीपी डीएनएस में टीसीपी भी यूज होता है, यूडीपी भी यूज होता है, लेकिन दोनों ही पोर्ट नंबर 53 यूज करते हैं। क्लियर हो गया? फिर इस तरह डीएचसीपी, डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्लाइंट, ये क्लाइंट में छोटा डेटा है, जब छोटा है तो फिर यहाँ पे टीसीपी का कोई वजूद नहीं बनता, ओनली यूडीपी। क्लाइंट यूज करेगा पोर्ट नंबर 68 और सर्वर को सुनेगा पोर्ट नंबर 67। अल्दो कि ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस एक क्या देता है आपको डीएचसीपी। उमर जलाल क्या देता है आपको टीपी डीएचसीपी? आपको ये सारी चीजें डीएचसीपी ने दी है। ये आईपी एड्रेस, ये सबनेट मास्क, ये डिफॉल्ट गेटवे, ये डीएनएस, ये डीएनएस, ये लीज का टाइम, ये सारा किसने दिया है? डीएचसीपी ने। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पीछे 4 प्रोसेसेस होते हैं IPv4 में। दोरा, दोरा से मुराद है, डी से मुराद है डिस्कवर। हर एक के पीछे डीएचसीपी लगा लो। डीएचसीपी डिस्कवर, डीएचसीपी ऑफर, डीएचसीपी रिक्वेस्ट, डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। तो इस 4 प्रोसेस के आप तो बस अपना कंप्यूटर खोलते हैं, आईपी मौजूद दे, लेकिन पीछे उसके पीछे जेन ने काम किया हुआ है। डीएचसीपी डिस्कवर में क्या है? डीएचसीपी डिस्कवर इज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज, इज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज। किस लिए इस्तेमाल होता है? इसलिए इस्तेमाल होता है कि क्योंकि मुझे तो नहीं पता यहाँ पर डीएचसीपी है कि नहीं है। तो मैं कहूंगा कि सबको है कोई डीएचसीपी जो मुझे आईपी दे दे, जो मुझे सबनेट मास्क बताए, जो मुझे गेटवे बताए, जो मुझे डीएनएस बताए।
तो लाइन तो मुझे डिस्क वो करना पड़ेगा। फिर सर्वर वापसी में, सर्वर वापस में मुझे ऑफर करेगा, अगर है, अगर है तो मुझे ऑफर करेगा। ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भी हो सकता है और ये यूनिकास्ट मैसेज भी हो सकता है। अगर यूनिकास्ट तो उस वक्त होगा कि जब मेरे पास आईपी हो, तो जो मुझे आईपी ऑफर कर रहा है वही आईपी मेरे डेस्टिनेशन के एड्रेस में डाल दे, तो भाई ये लेगा ही लेगा। और अगर ये नहीं करता तो फिर ब्रॉडकास्ट कर दे कि जी मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूं। और लाजमी नहीं कि एक ही आपको ऑफर आए, डिस्कवर आप एक करोगे, लेकिन ऑफर आए आपको मे भी 10 आ जाए, जितने डीएससीपी। फिर आप जो पहला आ गया आप उसको वापस भेज देंगे, अगेन ब्रॉडकास्ट, अगेन ब्रॉडकास्ट। क्यों ब्रॉडकास्ट? क्योंकि जितनों ने बाकियों ने दिया है उनको पता चल जाए कि आपने उनसे नहीं लिया, और जिससे लिया है उसको पता चल जाए कि आपने उससे ले लिया है, ताकि वो अपने पास, क्योंकि IPv4 है, वो अपने पास उसको स्टोर कर ले। चलो ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने उसने ऑफर किया, आपने ब्रॉडकास्ट के जरिए सबको बता दिया कि जिसने मैंने ले लिया है वो अपने पास स्टोर कर ले, स्टेटफुल हो जाए। और जिन्होंने मुझे दी ऑफर की थी लेकिन मैंने नहीं लिए, उनको पता चल जाए कि जी मेरा आईपी, उनका आईपी नहीं इस्तेमाल हुआ, ताकि वो किसी और को यानी अपने पूल में वापस डाल दें। और वो जब आप उसको भेज देते हो रिक्वेस्ट, अब तो नाम थोड़ा सा गलत है, रिक्वेस्ट का मतलब ऐसा है मैं मांग रहा हूं, अब मैं मांग नहीं रहा हूं, मैंने तो बता दिया कि जी मैंने आपसे ले लिया है, बड़ी मेहरबानी। और उसने एक्नॉलेजमेंट कर दिया यूनिकास्ट कि ठीक है जी, आपको आईपी मुबारक, मैंने अपने पास अपने पूल से निकाल दिया और आप इस्तेमाल करो। दिस इज द जॉब ऑफ दी DHCP। फिर उसके बाद है ला यहां पे जो है लास्ट, HTTP फॉर वेब। वेब क्लाइंट भी यूज करेगा HTTP, वेब सर्वर भी यही यूज करेगा। और इसके साथ साथ आज के दौर में HTTPS भी, HTTPS। तो अगर ये HTTP है तो पोर्ट नंबर 80, और अगर ये HTTPS है तो पोर्ट नंबर 443। अब इस HTTP से बात करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसके जरिए क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे अभी आपने देखा था जब हम यूज कर रहे थे, तो गेट, पुश नहीं, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, वगैरह वगैरह। तो पोस्ट में यह है कि अगर आप कुछ चीज वहां पे भेजना चाहते हैं। इसी तरह अपडेट का मतलब, मिसाल के तौर पर अपना फॉर्म में आपने अपना यूजर नेम बदला या पासवर्ड बदला, तो आप एग्जिस्टिंग वाले को अपडेट कर रहे हो, या आप अपना आपका अनसब्सक्राइब कर रहे हो, तो वहां से आपके डेटाबेस से डिलीट हो जा, वहां उधर से डिलीट हो जाना चाहिए। तो दीज आर दी वर्ब्स विच वी बीइंग यूज्ड बाय दी HTTP और HTTPS। दोनों में सिर्फ फर्क ये है, HTTPS सिक्योर है, लेकिन मेहरान ये बताएगा कि ये सिक्योर क्यों है। तो जवाब है सिर्फ इंक्रिप्शन ये करता है, बाकी कोई फर्क नहीं। सिर्फ भेजने से पहले उसको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि रास्ते में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। रिसीवर पे पहुंचता है, यानी दूसरे एंड पे पहुंचता है, तो वो उसको वापस डिक्रिप्ट करके, वही HTTPS, लेकिन पोर्ट डिफरेंट, पोर्ट 443। क्लियर हो गया बात? इसके बाद है लेडीज एंड जेंटलमैन, दो बातें। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि दो मॉडल्स हैं, एक क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर, और दूसरा पीयर टू पीयर। आप कहेंगे क्लाइंट सर्वर का क्या, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आती है कि एक एप्लीकेशन
मैं मशीन नहीं कह रहा, एक एप्लीकेशन अगर हमेशा रिक्वेस्ट करने की आदत हो उसको, मांगने की आदत हो उसको, तो वो क्लाइंट है, तो वो क्लाइंट है। जैसे हमें हमेशा आईएमएफ से मांगने की आदत है, तो हम उसके क्लाइंट हैं। हमें हमेशा वर्ल्ड बैंक से मांगने की आदत है, तो हम क्लाइंट हैं। हमें हमेशा एशिया बैंक से मांगने की आदत है, तो हम क्लाइंट हैं। और वो हमेशा देने की उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना, रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की उनकी आदत है, फुलफिल करने की उनकी आदत है, तो वो सर्वर हैं। तो आईएमएफ सर्वर हो गया, वर्ल्ड बैंक सर्वर हो गया, एशिया बैंक सर्वर हो गया, चाइना सर्वर हो गया, क्योंकि वो देता है। तो जैसे अभी हमने हमने रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें वो पेज दो, तो हम क्लाइंट हो गए। उसने वो पेज दे दिया, मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी भी मौजूद होगा, नहीं मैंने हटा दिया, अभी भी ये आया, तो ये उसने दिया, इसका मतलब कि दैट इज दी सर्वर, वो सर्वर मैं क्लाइंट। जबकि इसके मुकाबले में पीयर टू पीयर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें दोनों काम करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि अगर हम ये कहें कि ये मेरे पास, चले मैं आसानी के लिए तीन चार सर्वर बना, तीन चार मशीनें बना लेता हूं, एप्लीकेशन बना लेता, जिसपे आप क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, पीयर एप्लीकेशन इंस्टॉल है। जैसे मिसाल के तौर पे काजा, ई डंकी, ई म्यूल, टॉरेंट्स, कोई भी, तो दे आर नॉट द सर्वर्स। वहां पे उसके पीछे कोई क्लाइंट और सर्वर नहीं होता, बल्कि कल इसको फर्दर डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शॉर्ट में कि ये मिसाल के तौर पे जो मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3 और मशीन नंबर 4, तो हम एज्यूम करें कि 2 ने मांगा 1 से, तो जी मुझे मिसाल के तौर पे विंडोज 10 का सेटअप दो, मुझे चाहिए। तो इस 1 ने 2 को देना शुरू कर दिया, लेकिन मेहरान ये 3 से ले भी रहा है यही चीज, यही या कुछ और। तो अगर आप इस 1 को आप देखें, तो ये मांग भी, ले भी रहा है और दे भी रहा है। तो मैं इसको क्या कहूं कि क्लाइंट हो के सर्वर हो? इसका मतलब है ना ये क्लाइंट है ना ये सर्वर है, ये पीयर है। तो ये और ये आपस में पीयर टू पीयर है, इसी तरह ये और ये आपस में पीयर टू पीयर। तो ऐसे नेटवर्क को जो पीयर टू पीयर डिवाइसेस है या एप्लीकेशन से बनता है, उसको कहते हैं पीयर टू पीयर नेट। ठीक है, तो यहीं से मैं कल आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि जो मैंने आपको आज कहा कि ये पढ़ें, उसको पढ़ के आए और कंप्लीट करके। वे, मुमकिन है, ट्राई करें। चलिए ठीक, ओके जी। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट? मरियम, सदीक, राशिद, आजान, मुजम्मिल, जबीउल्लाह? देयर इज वन एंड दैट इज नो सर, नो सर, नो सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन, टिल देन अल्लाह हाफिज। ओके जबी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक।